दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको माही प्रवाह मार्ग के बारे में बताऊंगा, यानी कि माही नदी तंत्र के बारे में समझाऊंगा। माही नदी अरब सागर में जाने वाली एक बहुत ही ज़रूरी नदी है, जो भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, न सिर्फ राजस्थान में, न सिर्फ इंडिया में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में। अब ऐसा क्यों है? देखो, अगर आप वर्ल्ड का नक्शा देखोगे तो आपको यहाँ पे तीन रेखाएं नजर आएंगी। एक है भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री पे है, बीचों बीच है। नीचे की तरफ आपको मकर रेखा दिखेगी और ऊपर की तरफ आपको कर्क रेखा दिखेगी। ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, वर्ल्ड मैप वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो जो कर्क रेखा है वो कहीं ना कहीं राजस्थान से होकर गुजरती है, भारत के राजस्थान से होकर गुजरती है, और राजस्थान में ही ये नदी बहती है। तो ऐसे में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में ऐसी बहुत कम नदियां हैं जो कर्क रेखा को काटे, वो भी 2 बार काटे। तो ये काफ़ी ज़रूरी नदी हो जाती है माही नदी। अब इसका आकार आप नक्शे में देख सकते हो, कुछ इस तरीके से है। उल्टे यू के आकार में आप इसको देख सकते हो कि ये मध्य प्रदेश से शुरू होती है, राजस्थान में एंटर करती है, उसके बाद राजस्थान से दोबारा घूम के गुजरात की तरफ जाती है और फिर खंबात की खाड़ी में चली जाती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो इस उल्टे यू के आकार के चक्कर में ही ये कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। तो आप कह सकते हो कि नक्शे पे एक तरीके का ए आकार बनता है, ए अल्फाबेट बनता है, जिसको आप ए कहते हो अंग्रेजी का अल्फाबेट। तो वो इस तरीके से बनता है। बात करते हैं माही नदी के उद्गम स्थल की। तो देखो, माही नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर, जो कि आपकी मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के इस हिस्से में आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है मेहद झील। इसका नाम याद रख लो, मेहद झील। ये अमरोहू पहाड़ियों के पास है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, अमरोहू पहाड़ियां, इन्हीं के पास है मेहद झील। वहीं से शुरुआत होती है माही नदी की। देखिए, ये सवाल अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि माही नदी की शुरुआत कौन सी पर्वत श्रृंखला से होती है, तो आप विंध्याचल पर्वत श्रृंखला लिख सकते हैं। इसके अलावा वो पूछे कि कौन सी झील से होती है, तो आप मेहद झील कह सकते हो। तो अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको उद्गम स्थल समझ में आया, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, वहां पे है आपकी अमरोहू की पहाड़ियां, और उसमें भी है एक मेहद झील, वहीं से शुरू होती है माही नदी। अब इसका अंत कहाँ होता है? इसका अंत होता है गुजरात में खंबात की खाड़ी के साथ। आप देख सकते हो कि सूरत के पास खंबात की खाड़ी आपको नजर आएगी, यहाँ पे आके ये नदी मिलती है और यहाँ से ये अरब सागर के अंदर मिल जाती है। मतलब अपना सारा पानी जो है ये अरब सागर के अंदर छोड़ देती है। अब जब ये अपने उद्गम स्थल से निकलती है और अंत तक जाती है, तो इसकी टोटल लंबाई तकरीबन 576 किलोमीटर है, लगभग 576 किलोमीटर है, जिसमें से 171 किलोमीटर तो सिर्फ ये राजस्थान के अंदर बहती है। तो राजस्थान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दक्षिणी राजस्थान के हिस्से में ये बहती हुई जाती है और उसमें भी 171 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। तो टोटल लंबाई हो जाती है 576 किलोमीटर, और जो राजस्थान के अंदर लंबाई हो जाती है वो 171 किलोमीटर। अब इस नदी के अलग अलग नाम भी हैं। अलग अलग नाम कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये दक्षिणी राजस्थान से गुजर रही है, तो दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है माही नदी को। इस बात को याद रख लो कि ये आपको राजस्थान का हिस्सा नजर आएगा, दक्षिणी हिस्सा, वहीं से ये गुजर रही है और यहाँ पे पानी का एक बड़ा स्रोत है ये। तो ऐसी स्थिति में इसको दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चूंकि ये बांसवाड़ा पार करती है, देखो यहाँ पे बांसवाड़ा आपको दिखेगा, डूंगरपुर जिला आपको दिखेगा। तो इस स्थिति के अंदर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का ये एरिया जो है, इसको बोलते हैं कांठल। कांठल बोला जाता है, तो इसे कांठल की गंगा भी कहा जाता है। ध्यान से समझ लो कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के कुछ हिस्से को कांठल कहा जाता है, तो इसको कांठल की गंगा कहा जाएगा। वहीं कुछ हिस्सा डूंगरपुर और बांसवाड़ा का भी होता है, जिसको मिला के वागड़ बनता है। वागड़ भी एक शब्द है, राजस्थानी शब्द है, तो वागड़ की गंगा कहा जाएगा इसको। ये किनारों के नाम है, जैसे कांठ एक किनारा है तो कांठल हो गया, वाग एक किनारा है तो वागड़ हो गया, वागड़ की गंगा हो गया। तो ये किनारों के नाम है। तो कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। इसके अलावा चूंकि इस एरिया में ट्राइब्स बहुत रहते हैं, यानी कि आपके आदिवासी बहुत रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसे आदिवासी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो कितने नाम हो गए इसके? 4 नाम हो गए, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा और आदिवासी गंगा। किसी भी नाम से सवाल बन सकता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रवाह मार्ग के बारे में कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखो, शुरुआत इसकी मध्य प्रदेश से होती है, फिर ये राजस्थान जाती है, उसके बाद गुजरात, गुजरात से खंबात की खाड़ी और वहाँ से अरब सागर। तो आप इस लाइन को याद रख सकते हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, खंबात की खाड़ी और अरब सागर। देखो, ये जो पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इससे सवाल बन सकता है, इसको आपको याद रखना है।
अब हम बात कर लेते हैं कि इस नदी की कितनी सहायक नदियां हैं और इस पे कौन कौन से ज़रूरी बांध बने हुए हैं, और इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा डायग्राम। तो डायग्राम हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। इस यू आकार में, उल्टे यू आकार में मैंने डायग्राम बना दिया है इस तरीके से। शुरुआत में यहाँ पे हम देखेंगे मेहद झील। मेहद झील कहाँ पे है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में है। और कहाँ पे ये श्रृंखला? मध्य प्रदेश के अंदर है। मेहद झील के थोड़ा पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ किलोमीटर की दूरी पे ही एक रिजर्वायर है जिसका नाम है सरदारपुरा रिजर्वायर बडोला। अब देखो, कभी कभी होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस रिजर्वायर से जो है माही नदी निकलती है, जबकि ऐसा नहीं है। एक रिजर्वायर क्या होता है? जहाँ पे पानी बहुत सारा जमा होता है, जहाँ पे बांध बनते हैं। तो ये रिजर्वायर है, थोड़ा आगे है, उद्गम स्थल के थोड़ा आगे। फिर ये नदी आगे जाती है और ये मध्य प्रदेश पूरा कर लेती है। ज़्यादा हिस्सा नहीं है इस मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश पूरा कर लेती है। यहाँ पे आता है एक गांव जिसका नाम है खादो गांव, जो बांसवाड़ा के अंदर है, राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर है खादो गांव। वहाँ से माही नदी राजस्थान में एंटर कर जाती है। इस बात को भी याद रखना, पूछा जाता है। खादो गांव के बाद इसके ऊपर दो इंपॉर्टेंट बांध बने हुए हैं। सबसे पहला है माही बजाज सागर बांध, जो कि 3109 मीटर लंबा है। इस चीज़ को समझो, 3109 मीटर लंबा है, जो बांसवाड़ा में ही बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसको लिख लो, अच्छी तरीके से लिख लो, सवाल बनने के पूरे चांस हैं। माही बजाज सागर बांध जो सबसे लंबा बांध है राजस्थान का। उसके थोड़ा ही आगे एक और बांध बना हुआ है, पिकअप बांध। इसको कागदी पिकअप बांध भी कहा जाता है, जो बांसवाड़ा में ही बना हुआ है। दोनों ही आसपास में है, तो दोनों को याद रखना। इसके बाद इसके अंदर राइट साइड से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है ईरू नदी। ईरू नदी राजस्थान में महत्वपूर्ण नदी है, इसको आपको जरूर याद रखना है। तो पहली नदी कौन सी हो जाती है? ईरू नदी। थोड़ा आप आगे जाओगे तो यहाँ पे एक संगम मिलेगा आपको। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको भंवर पहाड़ियाँ मिलेंगी। ऊपर भंवर पहाड़ियाँ हैं जो राजस्थान के अंदर है, प्रतापगढ़ के अंदर। वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाखम नदी। राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जाखम नदी। इस जाखम नदी पे ही राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है जिसका नाम है जाखम बांध, जो 81 मीटर ऊंचा है। ध्यान से समझो, सबसे लंबा बांध कौन सा था? माही बजाज सागर बांध, 3109 मीटर। और ये जो है सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा बांध है। कौन सा? जाखम बांध, जाखम नदी के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, बिलूरा गांव के अंदर ये नदी रुक जाती है आके, मतलब बिलूरा नदी में जो है एक नदी और मिलती है आके जाखम नदी से, जिसका नाम है सोम नदी। सोम नदी कहाँ से आती है? उदयपुर की बीछा मेड़ा पहाड़ियों से। इस बात को समझो कि एक बहुत लंबी नदी निकल के आती है जिसका नाम है सोम नदी। वो कहाँ से निकल रही है? उदयपुर से निकल रही है, बीछा मेड़ा पहाड़ियों से निकल रही है। ये नदी चलते हुए कहाँ आती है? बिलूरा गांव के अंदर आती है। बिलूरा गांव यानी कि डूंगरपुर में जाखम नदी और ये आपकी सोम नदी दोनों मिल जाती हैं और आगे सोम नदी ही आगे बढ़ती है। सोम नदी आगे बढ़ती है और ये माही नदी से मिल जाती है। जहाँ पे ये माही नदी से मिलती है उस जगह को सोम माही संगम के नाम से जाना जाता है, और उसी जगह पे है आपका बेडेश्वर धाम। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है, बेडेश्वर धाम कहाँ पे है? आपके माही सोम संगम के पास है। तो ये चीज़ समझ में आई कि सबसे पहले ईरू नदी मिली, उसके बाद एक आई जाखम नदी, एक आई सोम नदी, दोनों आपस में मिल गई। और ये कहाँ जाके मिली? माही नदी से मिली, माही सोम संगम के ऊपर। इसके बाद थोड़ा इधर की तरफ आओगे तो यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं, डूंगरपुर की पहाड़ियाँ। वहाँ से एक नदी और निकलती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसका नाम है मोरेन नदी। मोरेन नदी भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लो कि डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है और माही से मिल जाती है। थोड़ा आप आगे जाओगे तो लेफ्ट साइड से एक नदी आएगी जिसका नाम है चाप नदी। ये चाप नदी कहाँ से आ रही है? बांसवाड़ा की कालिंजरा पहाड़ियों से। काफ़ी ज़रूरी है, पूछा गया है पहले भी। कालिंजरा पहाड़ियाँ हैं जो बांसवाड़ा के अंदर है, वहाँ से चाप नदी निकलती है और माही से मिल जाती है। एक और लेफ्ट साइड से एक और नदी आती है जिसका नाम है अनास नदी, जो कि मध्य प्रदेश से ही निकल के आती है, जो कि इस तरीके से गुजरात से पहले ही राजस्थान के अंदर ही मिल जाती है माही नदी से। मैं आपको बता दूं कि अनास नदी के अंदर भी एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है हरण नदी। इसके बारे में भी पूछा गया है सवाल, तो इसको भी याद रखना। अनास नदी में हरण नदी मिल जाती है। इसके बाद ये नदी गुजरात पहुंचती है और गुजरात पहुंचते ही इसके ऊपर एक और बांध बना हुआ है जिसका नाम है कडाना बांध। इसके बारे में भी सवाल पूछा गया है, इसको भी आपको याद रखना है। कडाना बांध काफ़ी ज़रूरी है। और कडाना बांध के बाद राइट साइड से गुजरात में ही एक नदी और आके इससे मिलती है जिसका नाम है भादर नदी। भादर नदी को भी आप याद रखना। और इसके बाद आगे जाके ये नदी जो है आपकी खंबात की खाड़ी में चली जाती है और वहाँ से ये अरब सागर में मिल जाती है। तो आप शुरू से देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सरदारपुरा रिजर्वायर मिलेगा, दो बांध मिलेंगे, माही बजाज सागर और कागदी बांध। इसके अलावा ईरू नदी मिलेगी,
जाखम नदी मिलेगी, जाखम नदी में बांध मिलेगा। इसके अलावा सोम नदी उसके अंदर मिलेगी आके, मोरेन नदी, चाप नदी, अनास नदी, कडाना बांध, और इसके अलावा भादर नदी, और फाइनली ये कहाँ जाती है, खंबात की खाड़ी में जाती है। तो इस तरीके से ये नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी, ये अपना प्रवाह मार्ग पूरा करती है। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट नदी है, मैं आपसे कहूँगा कि इसको बार बार देखें और याद करने की कोशिश करें। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी ऑन द नेक्स्ट वन। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बेतवा प्रवाह मार्ग के बारे में बताऊंगा। हम बेतवा नदी तंत्र को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कि इसका उद्गम कहाँ होता है, इसका अंत कहाँ होता है, इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बांध इसके अंदर बने हुए हैं, इसकी लंबाई और भी अन्य प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे जो कि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आपका काम हमेशा की तरह नोट्स बनाते हुए चलना है और हम ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखो एक बात समझो कि बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन वाहिनी या फिर जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि बुंदेलखंड एक सूखा इलाका था और बेतवा नदी से पानी पहुंचाया जाता है बुंदेलखंड के अंदर, जहां से उसके अंदर सिंचाई होती है। तो सबसे पहले तो ये चीज समझ लो कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा है। बात करें इसके उद्गम स्थल के बारे में तो देखो मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है रायसेन जिला, उसमें हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वो फैली हुई है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में एक जगह है अब्दुल्लागंज तहसील। इस बात को ठीक से समझो कि रायसेन जिला है और अब्दुल्लागंज तहसील है, ठीक है। अब अब्दुल्लागंज तहसील के अंदर एक गांव है कुमरा गांव, और कुमरा गांव के पास एक गांव है झीरी गांव, और उसी झीरी गांव से निकलती है बेतवा नदी। अब देखो इस बात को समझो कि जहां पे ये गांव है, झीरी गांव है और कुमरा गांव है, उसी के आसपास मतलब उसी एरिया में एक अभ्यारण्य फैला हुआ है जिसका नाम है रातापानी अभ्यारण्य। इसको भी याद कर लो, रातापानी अभ्यारण्य। और स्पेशली वहां पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है घोड़ी दंत पहाड़ी। तो एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपके लिए उत्तर विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी हो, कि भाई जो बेतवा नदी है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। रायसेन जिला भी आंसर हो सकता है, अब्दुल्लागंज तहसील भी हो सकता है, कुमरा गांव या फिर झीरी गांव भी हो सकता है, घोड़ी दंत पहाड़ी को भी आंसर कह सकते हैं, और रातापानी अभ्यारण्य को भी कह सकते हैं। भाई सवाल ये पूछ सकते हैं कि बेतवा नदी कहां से निकलती है, इसका उद्गम स्थल क्या है। तो अगर ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है रायसेन जिला और बाकी जिले दे रखे हैं तो आप रायसेन जिला लिखेंगे। अगर किसी पहाड़ी का नाम दे रखा है तो आप घोड़ी दंत पहाड़ी कह सकते हो, अभ्यारण्य का नाम हो तो रातापानी अभ्यारण्य, और गांव का नाम हो तो कुमरा गांव या फिर झीरी गांव का ऑप्शन आपके सामने होगा। तो अलग अलग आंसर हो सकते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो उद्गम स्थल आपको समझ में आ गया, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, रायसेन जिला। बात करें इसके अंत की कि ये नदी कहाँ तक जाती है बह के, तो देखो मध्य प्रदेश से चलना शुरू होती है और मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे बहती है कुछ किलोमीटर तक, और फिर ये जाती है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के अंदर, और हमीरपुर ज़िले में मिल जाती है यमुना नदी से। तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश में और अंत होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब देखो चूंकि ये रास्ता बिल्कुल तय करके चल रही है तो बहुत सारे ज़रूरी ज़िले हैं जो इसके बीच में आते हैं, जैसे कि रायसेन, विदिशा, भोपाल को ये टच करके जाती है। इसके अलावा सागर जिला है, अशोकनगर जिला है, और इसके अलावा टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले भी इसी के रास्ते में पड़ते हैं। ये समझ लो कि ये नदी इन जिलों को टच करके जाती है। अगर इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ये 480 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसमें से ये 380 किलोमीटर तो सिर्फ मध्य प्रदेश में बहती है और तकरीबन 51 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे बहती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इसको याद रख लो। 480 किलोमीटर लंबी नदी है, मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे विंध्यावासिनी भी कहते हैं इसको कई जगह पे, और कई जगहों पे इसको शिवपुत्री भी कहा जाता है। तो इससे भी सवाल बन सकता है, शिव की पुत्री या फिर विंध्यावासिनी। अब हम बात कर लेते हैं इसके रास्ते की कुछ सहायक नदियों और महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। तो देखो झीरी गांव या फिर कुमरा गांव से ये निकलती है, तो उसी के पास एक जगह पड़ती है भोजपुर। भोजपुर धार्मिक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट जगह है, इससे सवाल बनता है, तो इसको याद कर लो। और ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, पूरा जिला आपको दिख रहा है, ये जिला है रायसेन। वहीं अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको भोपाल भी नजर आएगा, यानी कि ये तो रायसेन है ही, इस तरफ आपको भोपाल नजर आ जाएगा। तो रायसेन और भोपाल आमने सामने हो जाते हैं और यहीं पे भोजपुर भी है। अब ये नदी जब आगे जाती है तो इस पे एक पड़ाव पड़ता है जिसका नाम है सांची। अब आपको पता है यहाँ पे बौद्ध स्थल बने हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट जगह है सांची, तो ये इसके रास्ते में ही पड़ता है। सांची से जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो एक नदी आती है जिसका नाम है हलाली नदी। हलाली नदी को बाणगंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है।
ये नदी तकरीबन यहाँ से कहीं से निकलती है, जो कि है आपका हलाली बांध। हलाली बांध को सम्राट अशोकनगर परियोजना या फिर हलाली परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रख लो, सम्राट अशोकनगर परियोजना या फिर हलाली परियोजना। हलाली नदी लेफ्ट साइड से आती है और बेतवा नदी से आके मिल जाती है, और जहां पे ये मिलती है उसी के आसपास एक जगह है जिसका नाम है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी घाट के नाम से भी ये जगह मशहूर है, इसको भी आपको याद रखना है। और इसी त्रिवेणी घाट के थोड़ा पास में है आपका विदिशा। विदिशा काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, आपको पता है, इसका नाम भी आपने सुना होगा, ऐतिहासिक तौर से भी और धार्मिक तौर से भी, तो इसको भी याद रख लो। तो हलाली नदी हो जाती है। हलाली के बाद जब ये थोड़ा आगे जाता है तो यहाँ से राइट साइड से एक नदी आके मिलती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, जिसका नाम है केवतन नदी। केवतन नदी जो है उसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, केवतन बांध। इससे सवाल बन सकता है, इसको आपको याद रखना है। तो ऐसा समझ के चलिए कि ये दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है, पहली है हलाली और दूसरी है केवतन। केवतन के थोड़ा ही बाद राइट साइड से एक और नदी आती है जिसका नाम है बीना नदी। बीना नदी काफ़ी ज़रूरी नदी है, क्योंकि बीना नदी जो है उस पर मडिया बांध बना हुआ है। मडिया बांध एक बहुत ज़रूरी बांध है विद्युत उत्पादन के लिए, इसलिए इसको ज़रूर याद रखना। साथ ही इससे सिंचाई भी की जाती है, तो ये ज़रूरी हो जाता है। मडिया बांध के थोड़ा आगे चलने पर एक झरना आता है या फिर एक जलप्रपात आता है जिसका नाम है भालकुंड झरना। इसको राहतगढ़ झरने के नाम से भी जाना जाता है। भालकुंड झरना काफ़ी फेमस नाम है, इसको आप ज़रूर याद रख लो। तो पहले होता है मडिया बांध, दूसरे नंबर पे है आपका भालकुंड झरना। इससे थोड़ा आप आगे चलोगे तो एक जगह आती है इस नदी के पास में ही जिसका नाम है आगा सौद। आगा सौद में एक तेल रिफाइनरी बनी हुई है, तो इस जगह को भी आपको याद रखना है, आगा सौद। आगा सौद के थोड़ा आगे चलने पर बीना नदी के किनारे ही दो इंपॉर्टेंट स्थल बसे हुए हैं। एक तो है आपका एरण और दूसरा है आपका ओरछा। ओरछा का नाम आपने सुना होगा, ये धार्मिक और भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी ज़रूरी जगह है ओरछा। एरण और ओरछा दोनों याद रखना। अच्छा, भीमा नदी यहाँ से चलती हुई आ रही है। अगर आप राइट साइड में देखोगे तो आपको एक ज़िला और मिलेगा जिसका नाम है सागर ज़िला, और लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो आपको मिलेगा चंदेरी। दोनों ही जगह इंपॉर्टेंट है, सागर ज़िला और चंदेरी। देखिए, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी मैप मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर बार बार इसको बनाने की कोशिश करना जिससे आपको चीज़ें याद हो जाए। इसके आगे जब ये नदी जाती है तो यहाँ पे ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसको आप कहते हो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा, और उस सीमा पे ये नदी आराम से बहती है। इस सीमा के शुरू होते ही एक छोटी सी नदी है जो इससे आके मिलती है बेतवा से, उसका नाम है नारायणी नदी। नारायणी नदी को वैसे याद रख लो क्योंकि इससे सवाल बन सकता है, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। नारायणी नदी के थोड़ा आगे आपको एक बांध मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बांध है, माता टीला बांध। इसका नाम आपने सुना होगा, इससे सवाल भी बन चुका है। माता टीला बांध जो है एमपी और यूपी की सीमा के पास ही बना हुआ है, तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। माता टीला बांध के थोड़ा आगे राइट साइड से एक और नदी आती है जिसका नाम है जामनी नदी। ये जामनी नदी भी बहुत फेमस है, इससे भी सवाल बन चुका है कि ये भी सीमा पे आके ही मिलती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे ही मिलती है जामनी नदी। जामनी नदी के आप थोड़ा आगे जाओगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट बांध मिलेगा जिसका नाम है परीछा बांध। परीछा बांध से भी सवाल बना है। परीछा बांध माता टीला की तरह ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखो, सिंचाई के लिए काफ़ी ज़रूरी बांध है ये। परीछा बांध के थोड़ा आगे आप जाओगे तो उत्तर प्रदेश में एक नदी इससे आके मिलती है जिसका नाम है दसान नदी। अब दसान के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है ये बेतवा नदी की, काफ़ी ज़रूरी नदी है। आखिर में एक सहायक नदी और है जो राइट साइड से आती है जिसका नाम है बिरमा नदी, जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस नदी से आके मिलती है। और आखिर में ये जो बेतवा है ये कहाँ पहुँचती है, हमीरपुर पहुँचती है, और वहाँ ये यमुना नदी से बेतवा यमुना संगम के अंदर मिल जाती है। तो इसका अंत कहाँ हुआ, हमीरपुर जिले के अंदर। शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी, कुमरा गांव, मध्य प्रदेश, रायसेन जिला, तो इसको आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपकी बेतवा नदी जो है बहती हुई अपने उद्गम से अंत तक पहुंचती है, और ये हो जाता है आपका बेतवा प्रवाह मार्ग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेतवा का पूरा नदी तंत्र समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।